बचपन से हम लोग मूवीज देखते चले आ रहे हैं और मूवीज में एक शब्द आता है अंधा कानून। आंख में काली पट्टी बंधी रहती है, तो इसका क्या लॉजिक है? मोस्टली क्या देखते हैं, आपने देखा होगा उस मूर्ति में काली पट्टी बंधी होती हाँ, काली पट्टी। है, ना कि तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेसिक कानून हर किसी को पढ़ाया जाए जिससे उसको जानकारी मिले? बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, उन दोनों चीज़ों को ही हमारी शिक्षा से दूर रखा गया है। सबसे पहले अच्छा, एक नया वर्ड आज की डेट में नया क्राइम आ रहा है, सेक्सटॉर्शन। जिन लोगों ने इसको भुगता है तो वो कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं? जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जागरूकता। एज ए लॉयर अगर मैं आपसे सिर्फ एक वर्ड में इसका पूछूं कि क्लाइंट या पैसा, अगर एक दिन के लिए मैं आपको इंडिया का लॉ मिनिस्टर बना देता हूं, जुडिशरी में आप जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, तो ऐसी क्या दो चीज़ें होंगी जो आप सबसे पहले जुडिशरी में चेंज करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई काले कोट वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। और ये कहावत हम लोग अपने घर में अपने बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में हैं आज मिस्टर शिलेंद्र परिहार, जो टॉप के क्रिमिनल लॉयर हैं। और आज हम उनसे ये जानेंगे कि भाई वकीलों की लाइफ के कुछ ऐसे अनकहे पहलू जो आज तक न कभी सुने गए न कभी कहे गए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट रोहित जैन आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने ऑफिशियल शो पंचायत विद रोहित में, जिसपे हम लोग पंचायत करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो दिल की बातें मुंह तक तो आई लेकिन कभी बाहर नहीं आ पाई। तो आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं अपने गेस्ट मिस्टर शिलेंद्र परिहार का। तो शिलेंद्र जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया हूँ। तो शिलेंद्र जी, आप एक क्रिमिनल लॉयर है जैसा मुझे जानकारी मिली है। तो मतलब आज के टाइम पे जैसे मतलब माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि यार आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो ये एडवोकेसी मतलब एडवोकेट आप बने, वकील बने, तो ऐसा क्या आपके पास मोटिवेशन रहा कि एडवोकेट आपने ये लाइन चुनी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और एडवोकेसी इसलिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और जो आपने कहा कि कहाँ से मोटिवेशन मिला, तो मेरे फादर भी एक क्रिमिनल लॉयर ही हैं। अच्छा। और उनको जो मैंने देखा है और उनसे जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली, देखने को मिली, हमेशा ये लगा कि किसी के मातहत हम काम नहीं कर रहे हैं, यानी किसी के हमें अंडर में काम नहीं करना, अंडर प्रेशर काम नहीं करना, और आपको इंडिपेंडेंटली आपको काम करना है। दूसरा कि देखिए, जो एडवोकेसी है वो दिन ब दिन, जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिस शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेंगी, आपका नेम एंड फेम उसी के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे आप एक पर्टिकुलर आपने अपने नाम के आगे लगा रखा है क्रिमिनल लॉयर, तो क्या ये लॉयर्स की अलग अलग कैटेगरी होती है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे मान लिया कोई सिविल का काम देखते हैं, कोई क्रिमिनल का। सिविल क्या होता है? सिविल जैसे मान लिया जो डिस्प्यूट, नॉर्मल प्रॉपर्टी की जो डिस्प्यूट्स हैं, अच्छा। है ना, और जो आपराधिक मामले हैं, जो क्राइम का मामला है, वो जो डील करते हैं उनको क्रिमिनल लॉयर्स हम लोग बेसिकली। अच्छा, तो जैसे मतलब आप अगर क्रिमिनल लॉयर हैं तो क्या इसके लिए जज भी अलग अलग होते हैं कि क्रिमिनल जज अलग हैं, सिविल जज अलग हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि जैसे अब तो स्पेशल कोर्ट्स भी हो गई, स्पेशल एक्ट भी हो गए। अच्छा। तो पहले जो जो लोअर जुडिशरी है उसमें सिविल कोर्ट्स भी होती हैं। अच्छा। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। जी। तो वो इसीलिए कैटेगरी बांधी गई है। करना सबको है। जैसे मान लिया हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग कर सब सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडवोकेट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और हम सारे काम कर सकते हैं, वो सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, रेवेन्यू का हो। इसी तरह कोर्ट्स को भी जो पावर्स दी गई हैं सेम दी गई हैं कि वो भी सारी चीज़ें डील कर सकते हैं। पर स्पेशल एक्ट जैसे बना दिए गए, तो फिर स्पेशल कोर्ट की खाली इस क्राइम के ही आपको काम को देखना है, जैसे पॉक्सो एक्ट बना दिया गया। लेकिन वो डील सिविल से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके लिए कोई अलग क्राइटेरिया या अलग चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए कोई जज भी पहले वकील ही है। अच्छा। रीज़न ये है कि लॉ तो सबने किया हाँ। है ना। तो सारी चीज़ें उनको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके भी जो प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, तो उसी कैटेगरी के उसी हिसाब से होते हैं और उनको सारे केसेस देखने पड़ते हैं। अच्छा। जैसे स्पेशलाइजेशन जब बाद में होता है तो कुछ लोग हैं कि हम केवल क्रिमिनल का ही काम करेंगे, उसी प्रकार जजेस में भी हो जाता है कि वो सिविल सेक्टर में उनको दे दिया गया या उनको सर्विस मैटर दे दिए गए। जी। तो इसीलिए आपको प्रारंभ में सारे काम करने होते हैं, जजेस को भी प्रारंभ में सारे केसेस डील करने होते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने बताया कि जो जजेस हैं वो भी एक पहले एक वकील हैं, तो क्या जो वकील बनता है उसको भी प्रमोशन, उसके भी चांसेस है प्रमोशन की कि वो जज बन सकता है? बिल्कुल चांस। अच्छा, मतलब ऐसा कैसे होता है? देखिए, ऐसा होता है कि पहली बात तो एडवोकेट के लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुले हैं। जजेस के लिए कि जब पीसीएसजे आपने सुना होगा, पीसीएसजे का एग्जाम होता है, जी। इसी प्रकार से एसजेएस भी होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज। ओके। ठीक है, ये उच्चतर न्यायिक सर्विस है। जी। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 7 ईयर्स का रखा गया है, यानी जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हाँ। 7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद उस फॉर्म को भर सकते हैं और वो सीधे हायर जुडिशियल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। और वही आप देखते हैं एडीजे जो पोस्ट होती है, एडीजे बने, इसके बाद फिर प्रमोशन होकर हाई कोर्ट भी जाते हैं, एलिवेट होते हैं।
अच्छा, तो ये तो मान लीजिए बात हो गई सिविल वाले हो गए, क्रिमिनल वाले हो गए। कुछ मैं ऐसे वकीलों से भी मिला हूँ जो प्रॉपर कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर्स की क्या डेफिनेशन है? कि उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर का काम देख रहे हैं, जिस तरह जैसे हम लोग, मैंने बताया क्रिमिनल का काम कर रहे हैं, सर्विस का काम अलग लोग करते हैं, जी। इसी प्रकार कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो केवल कॉर्पोरेट सेक्टर का, जो आपका व्यापारिक औद्योगिक सेक्टर है, उनके केसेस करते हैं, अच्छा उन केसेस को डील करते हैं। अच्छा, एक वर्ड मैंने सुना था, रिटेनरशिप फी या रिटेनरशिप, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ, होता है एक्चुअली में। जो भी सेवा प्रदाता होते हैं, जैसे मान लिया आप देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ। ठीक है, एडवोकेट्स हैं, और इसी तरह से कोई भी सेवा हम जैसे प्रदान कर रहे हैं, हाँ। तो वकीलों के लिए चूंकि फीस शब्द रिटेनरशिप फीस इसलिए लिखी गई है क्योंकि हम लोग जॉब नहीं कर सकते, हम सैलरी नहीं किसी से गेन कर सकते, एज ए सैलरी हम नहीं ले सकते। अच्छा, किसी से आप सैलरी नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि ये हमको बार काउंसिल के नियम और एडवोकेट एक्ट के तहत हम ऐसा नहीं कर सकते। इसको एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना गया है, और प्रोफेशन के तहत जो हमको रिटर्नरशिप मिलती है, जो हम जैसे मान लिया हम किसी कंपनी के एडवोकेट हैं या किसी को क्लाइंट से हम रिटर्नरशिप लेते हैं, तो एज ए हम फीस रिटर्नरशिप फीस लेते हैं, अच्छा। ना कि वो सैलरी। अगर हम सैलरीड होंगे तो फिर हम एज ए वकील वहाँ पर्टिकुलरली काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रोहिबिशन कर रखा है, उसको प्रोहिबिट कर रखा है बार काउंसिल ने कि इसका चूंकि इस पैसे का व्यापारीकरण नहीं करना। अच्छा, मतलब अगर किसी एडवोकेट को मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो फिर मतलब सिर्फ मेरे लिए केस लड़ेगा, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है? ऐसा नहीं, देखिए सैलरी शब्द नहीं हम यूज़ करते। अच्छा, सैलरी शब्द यूज जैसे केवल हम अगर आपके लिए यूज़, जैसे आप देखते होंगे, आपने सुना होगा लॉ फर्म्स में हाँ। काम करते हैं, वो रिटर्नरशिप देते हैं, सैलरी पर काम नहीं देते। ओके। इसी प्रकार से जैसे आप बैंक्स में देखते हैं, तो बैंक में या लॉ फर्म्स में, बैंक्स में क्या है कि जैसे बैंक में लॉ ऑफिसर होते हैं, तो फिर वो जो है वो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो केवल उस पर्टिकुलर बैंक को ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपनी, केवल वो यहाँ पर अपीयर होकर के अपना पक्ष नहीं रखेंगे कोर्ट्स में। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब एक मैंने केस सुना था कि एक कोई बड़ी कंपनी थी, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, तो वो एक पर्टिकुलर लॉयर को कुछ फी पे करती थी कि वो कभी भी उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं आए। देखिए वैसे तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। अच्छा। जो आपने बताया कि मेरे खिलाफ कभी ना आए, हाँ, है ना? हाँ। तो क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं कुछ इस प्रोफेशन की, जिससे मैंने बोला कि नोबल प्रोफेशन शब्द इस्तेमाल किया गया है एडवोकेसी के लिए, जी। इसीलिए कि कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है। हम सामान्यतः किसी को मना नहीं कर सकते, या हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये नहीं कह सकते ना कि हम ये काम नहीं करेंगे अगर आप हमें फीस पे करें, राइट राइट राइट। क्योंकि फिर वो बार्गेनिंग हो गई। हाँ। एक एडवोकेसी के गुण नहीं है। दूसरा कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, तो वो फीस की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे हम, अच्छा। ना कि कोई वो रिश्वत की तरह, क्योंकि वो रिटेनर फीस है कि मुझे वो डिनाइल किया जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हालांकि वो हमारे एथिक्स के खिलाफ है जी। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी रिटेनर से फीस की तरह ही उसको पे किया जाएगा कि भाई हम आपके खिलाफ अपीयर नहीं हो रहे, अपीयर नहीं हो रहे कोर्ट में। क्योंकि देखिए रिटेनर से फीस क्या है, अगर देखें हम उसका सही मतलब, जी। तो हम आपको उसके बदले क्या कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जी। एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ सर्विस कहाँ हुई? लेकिन मतलब ये तो मतलब वकील तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तो सामने आके बोलती कि हम इन एडवोकेट को ये रिटेनर से फी पे कर रहे हैं और ये एडवोकेट कभी हमारे सामने कोर्ट में नहीं आएंगे। देखिए ऐसा होता है, जैसे कोई भी कंपनी जब अपना एडवोकेट हायर करती है तो उसमें क्लॉज वो भी ये भी लगाती है कि आप हमारे खिलाफ, जैसे मैं कई बैंक्स का भी एडवोकेट हूँ, मैं कुछ कंपनीज का भी एडवोकेट हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक क्लॉज रखते हैं हाँ। कि ताकि आज आप हमारे पक्ष में काम कर रहे हो, कल को आप दूसरे पक्ष में काम नहीं करो। मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा मसला आया था जी। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एडवोकेट, पहले एक कंपनी के एडवोकेट उसी कंपनी की आप वकालत कर रहे थे, इसके बाद सेम कोर्ट में आप कुछ दिन बाद उस कंपनी के अगेंस्ट खड़े थे, राइट। तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को मना किया कि नहीं, ये गलत है, ये प्रोफेशनली मिसकंडक्ट है, ओके। क्योंकि एक बार में आप किसी की तारीफ कर रहे हो और एक बार में किसी का विरोध कर रहे हो। हाँ, तो फिर तो ये भी बात हो जाएगी कि अगर बाई चांस आप एक बार मेरे लिए खड़े हो, फिर एक बार मेरे अपोजिशन के लिए खड़े हो, तो आपको मेरी ऐसी कुछ बातें पता होंगी जो अपोजिशन को नहीं पता होंगी। इसीलिए, क्योंकि देखिए वकील को जो बताया गया है इतना नोबल, इतना इसलिए बताया, जैसे सपोज करिए आप हैं या आप सारी चीज़ें अपने एडवोकेट को बता देते हैं, राइट। जो बात अपने फादर से शेयर नहीं कर सकते, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने एडवोकेट से शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इसको पेशा शब्द इस्तेमाल किया गया, ना कि कोई व्यापार, क्योंकि व्यापार में क्या है, कोई चीज़ बार्गेन करके की जा सकती है, कोई चीज़ लेन देन करके की जा सकती है, लेकिन पैसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेशे में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ दोस्तों हम लोग को जानने को मिली कि शायद मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो शिलेन जी, मतलब एक बचपन से हम लोग मूवीज़ देखते चले आ रहे हैं और मूवीज़ में एक शब्द आता है अंधा कानून।
आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जैसे कोर्ट रूम में वगैरह में जो न्याय की मूर्ति रहती है, न्याय की मूर्ति में आंख में काली पट्टी बंधी रहती है, तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए, अंधा कानून तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि लॉजिक हम मोस्टली क्या देखते हैं, आपने देखा होगा उस मूर्ति में काली पट्टी बंधी होती हाँ, है, काली पट्टी ना बंधी। कि उसको अंधा दिखाया गया। अच्छा, मतलब वो ब्लाइंड नहीं है। हाँ, ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो लॉजिक है, उसका मैं एक उदाहरण, दो उदाहरण देता हूँ आपको। ठीक है। सुब्रत राय जेल गए, हाँ, जेल गए। आसाराम बापू जेल जी। गए, दोनों ही पावर में, पैसे में कहीं से कम नहीं थे, कहीं से कम। लेकिन उनको न्याय की देवी, मतलब उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सामाजिक स्तर को ना देखते हुए, हाँ। यानी साम्या को दिखाता है वो, पार्शियल यानी इम्पार्शियलिटी को दिखाता है कि निष्पक्षता है। आंख वो ये बंद कर लेती हैं कानून की देवी, वो इसलिए दिखाया गया कि यहाँ पर निष्पक्षता होगी, सामने कौन खड़ा है इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने एक और चीज़ गौर की होगी कि न्याय की देवी तलवार भी लिए रहती हैं, वो भी दो धारी तलवार। हाँ, यानी हम दंड देना भी जानते हैं, उसका इम्प्लीमेंट कराना भी जानते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ नहीं देखी होगी आपने, जी। उस न्याय की देवी में जो शायद अब कभी गूगल करिएगा, नीचे सर्प भी है, क्या है? सर्प, सांप। स्नेक। अच्छा, स्नेक, ओके। स्नेक, तो उसको भी कुचलता हुआ दिखाया गया। यानी बुराई को कुचलने की भी ताकत कानून में है। ये चीज़ें डिनोट करती हैं, ना कि जैसे देखिए अंधा कानून इसलिए लोग कह देते हैं क्योंकि उनकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, हाँ। लेकिन मोस्टली चीज़ें तराजू भी है साथ में ना। हाँ, तराजू भी। तराजू इसीलिए है कि हमें दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों को सुन करके निर्णय कोर्ट को लेना है फिर, अच्छा। और उसमें साम्या को देखते हुए, साम्या को देखते हुए, जो संतुलन बनाते हुए जो चीज़ सही है उस पर निर्णय पारित कर देना है। तो मतलब इसलिए वो कानून अंधा नहीं है, कानून अंधा नहीं है, वो सिर्फ पट्टी बांधी हुई है। केवल इसलिए कि किसी की पद से, किसी प्रतिष्ठा से उसको, इन्फ्लुएंस नहीं हो। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंस नहीं होगी। मतलब अच्छा, मतलब ये लॉजिक है कि वो ये नहीं देखे कि मुजरिम कौन है, वो मुजरिम कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, तो इस वजह से वो पट्टी बांधी हुई है। और आज तक हम लोग ये समझते आ रहे थे कि कानून अंधा है, और जब तक आप सबूत पेश नहीं करेंगे कानून आपको कुछ मानेगा ही नहीं। मतलब दोस्तों, ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। अगर आप लोगों को ये बात पता थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मतलब इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जब हम लोग लॉयर्स की बात करते हैं तो लॉयर्स हमने देखा कि बहुत कैटेगरी की हमारे इंडिया में है। मतलब एक लॉयर वो भी है जो कोर्ट रूम के बाहर बैठ के एफिडेविट बना रहा है, एक लॉयर वो भी है कि जो कोर्ट रूम के अंदर जाने की फीस 1 करोड़ रुपए ले रहा है। तो इतना मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखिए, मेजर डिफरेंस इसलिए है जी। क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बहुत काली रातें होती हैं, उसको आदमी नहीं देखता। बिल्कुल। आदमी केवल ये देख रहा है, या लोग केवल ये देख रहे हैं कि आज वो 1 करोड़ फीस चार्ज कर रहे हैं, वो 5 लाख फीस चार्ज कर रहे हैं, पर उस स्तर पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी काली रातें अपने की हैं, इस पर वो नहीं है। हो सकता है जिसको आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट रूम के बाहर बैठ करके ऐसा काम कर रहे हैं वो भी प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सही गाइडलाइन करने वाले, आज सबसे बड़ी कमी हमारे इस प्रोफेशन में ये है कि सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा। दूसरा सबसे बड़ी जो कमी है कि आप देख रहे हैं कि लगातार विद्यालय खुल रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो किस तरह से पास आउट हो रहे हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, किस तरीके बार से? काउंसिल ऐसे भी विद्यालयों को परमिशन दे रहे हैं, या ऐसे भी विद्यालय आ रहे हैं जहाँ पर लड़का पूरे साल जा नहीं रहा, केवल एग्जाम देकर के पास होकर के वो चला रहा है। अच्छा। दूसरा, जब वो प्रैक्टिस में आ रहा है तो वो किसी सीनियर को नहीं कर रहा है, वो फर्स्ट डे से ये चाह रहा है कि मुझे फर्स्ट डे से यहाँ से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी सीखना किसी भी काम के लिए है। देखिए, एक चीज़ होती है ना कि हम कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को वक्त देते हैं तो रिटर्न में हमको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है या हम परमानेंट किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हैं तो हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ हमें वहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। आप परमानेंट अच्छे तरीके से अगर कंसिस्टेंट ढंग से अगर वकालत करते हैं या टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आज आपको कम मिल रहा है, आप परसों बहुत ज़्यादा चार्ज करोगे और आपको फीस मिलेगी। तो मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि अगर आप लॉ कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको सबसे पहले इंटर्नशिप पे ध्यान देना चाहिए। इंटर्नशिप पे ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर आप गाइडलाइन के साथ काम करिए, गुरु करिए, उनके अंडर में सीखिए, कुछ वक्त दीजिए उनको, फिर सोच के चलिए कि 3 साल मुझे भी शिक्षण करना है फिर से। भले ही आप पास आउट होकर के फर्स्ट डे से आप एडवोकेट मत बनिए, फर्स्ट डे से भी आप सोचिए कि मैं अभी भी शिक्षण जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। पहले शिक्षित होइए, सीखिए, इसके बाद फिर। तो ये जो ऐसे कॉलेज चल रहे हैं कि मतलब आप एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं और डायरेक्ट आपको डिग्री मिल जाती है, तो इन पे कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है? एक्शन ले रही है। अब आप देखिए कि इधर लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं सामने, तो कंट्रोल हो रहा है। जैसे एक फिल्टर टाइप लगाया जा रहा है हर चीज़ के अंदर, जो लॉ ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसा है कुछ क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं जी। ठीक है, या कुछ आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं वो भी एडवोकेट का एक कोड धारण करके, बैंड धारण करके और अपनी गतिविधियों को और
बढ़ा रहे हैं। लगातार बार काउंसिल्स इस बात का प्रयास कर रही हैं कि ऐसे लोग हमारे बार में नहीं आए और इन सब गतिविधियों पर रोक लगे। इसी तरह कॉलेजेस पर भी आ रहा है कि आप गुणवत्ता वाले गुणवत्ता वाले लोग, अगर गुणवत्ता वाले शिक्षक होंगे, गुणवत्ता वाले विद्यालयों से पास आउट होंगे, तो डेफिनेटली उसका जो रिस्पॉन्स है फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। अच्छा, क्यों भाई, सीधी सी बात आप समझिए कि एक चाइना मेड प्रोडक्ट और एक अच्छी कंपनी का मेड प्रोडक्ट, उसमें अंतर है। तो सेम यहाँ पर भी है। अगर आप अच्छे लॉ विश्वविद्यालय से, अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा या जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो दूसरी तरीके का होगा। और एक चाइना मेड तो हमारी नज़र में तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कोई गारंटी हाँ, गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बार काउंसिल की बात की, बार काउंसिल क्या होता है? देखिए, एडवोकेट एक्ट के बारे में अगर आपने सुना हो कि हम लोग जो गवर्न होते हैं, एडवोकेट एक्ट के तहत ही 1961 में पारित हुआ था। अच्छा। तो उसी में एक चीज़ दी गई है, बार काउंसिल। आई थिंक मेरे ख्याल में सेक्शन 5 या 6 में होगा। ओके। उसमें गठन की बात की गई, यानी बार काउंसिल एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई, एक ऐसा काउंसिल बनाया गया, एक ऐसा परिषद बनाया गया जिससे एडवोकेट्स गवर्न होंगे। एडवोकेट की आप चाहे उसकी शिकायत के बारे में ले लें, या उनके जो है उनके नॉमिनेशन के बारे में, पंजीकरण के बारे में, इन सब की नियमावली बनाती है बार काउंसिल। अच्छा। और इसी तरह स्टेट बार काउंसिल्स हैं, जैसे एक हो गई आपकी BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह सभी स्टेट्स में आपके बार काउंसिल। ओके। तो वो वकीलों के नॉमिनेशन का काम है, वकीलों के हित में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल सकती हैं उनका बनाना, उनका नामांकन करना, उनके खिलाफ कोई अगर शिकायत आती है उसका निस्तारण करना, ऐसे बहुत सारे काम बार काउंसिल द्वारा किए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास डिग्री है और मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे बार काउंसिल की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी? अच्छा, रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि तब तक आप एडवोकेट नहीं हैं, जब तक आप बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नॉमिनेशन नहीं कराते हैं, तब तक आप एक एडवोकेट नहीं। आप हो सकता है लॉयर आपको कह दिया जाए, लॉयर एक अलग चीज़ है, लेकिन एडवोकेट तभी आप कहलाएंगे जब आप एडवोकेट एक्ट के तहत नॉमिनेट हो जाएं। अच्छा। तो और तभी आपको कोर्ट में प्रोसीडिंग का अधिकार मिलेगा। अब तो एक नया नियम भी आ गया, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, कि COP आपको लेना होगा, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा। अच्छा, 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर, मतलब एक बार आप जब जैसे आप पास आउट होते हैं लोग, जी, तो एग्जाम पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे भी बताया कि फिल्टर ये फिल्टर की तरह ही है कि आप एग्जाम देंगे, इसके बाद फिर आप बार काउंसिल में परमानेंटली आप जो है वो उसमें नॉमिनेट हो जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम का प्रावधान नहीं था। ये 2011 से पहले नहीं था। 2011 से पहले, तो 2011 के पहले जो भी लोग डिग्री लेके आते थे तो डायरेक्ट उनको बार काउंसिल में एंट्री मिल जाती थी। तो मतलब 2011 के बाद से अब और अच्छे वकीलों को हम लोग समाज में देख सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। अच्छा, बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, मैंने देखा, मतलब कभी मैं रोडों पे निकलता हूँ तो बार काउंसिल पद में अध्यक्ष पद के लिए नामित हैं। तो बार काउंसिल क्या एक पॉलिटिकल पार्टी भी है? नहीं। देखिए, जैसे आपने देखा है ना कि जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। अच्छा। वो जो एडवोकेट एक्ट है उसके तहत ही इन बॉडीज़ को तैयार किया गया है। अच्छा। इनकी अलग सारी अपने नियमन है, इनके रूल्स, जी, ये खुद के रूल्स बनाते हैं, अपने खुद के रूल्स हैं इनके। अच्छा। और उसी के तहत ये जो प्रचार है, जो ये चुनाव हैं, इनकी प्रक्रिया लाई जाती है। अच्छा। उसमें अलग अलग पद होते हैं, ताकि जो संचालन है, उस परिषद का संचालन है, वो प्रॉपर ढंग से होता रहे। ओके। तो इसका क्या बार काउंसिल को कोई सरकार से भी मदद मिलती है, कुछ फंड्स मिलते हैं? हाँ, फंडिंग होती है। फंडिंग होती है। देखिए, अथॉरिटी चूंकि है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्टेड तो है ही जी, तो फंडिंग है, और फंडिंग लेने का अधिकार भी एडवोकेट के तहत दिया गया है। अच्छा। कि आप प्रॉपर फंडिंग आपको मिल सकती है। तो एक मतलब बार काउंसिल को मैं अगर देख लूँ तो एक प्राइवेट संस्था तो नहीं है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो वकीलों के हित में काम करती है। बिल्कुल बॉडी है। और इस चीज़ का चुनाव करती है कि कौन से वकील हमारे काउंसिल में, बार काउंसिल में होने चाहिए, कौन से वकील नहीं होने चाहिए। तो एक तरीके से एक वकीलों का मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वकीलों का मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, अभी नोबल प्रोफेशन की बात आई थी, तो क्या आपको लगता है कि मतलब आज की डेट में जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है, जैसा न्यूज़ में प्रिडिक्ट किया जाता है जो वकीलों को, तो क्या मतलब एडवोकेसी आज की डेट में भी इतना नोबल प्रोफेशन रह गया है? बिल्कुल। देखिए, एडवोकेसी हमेशा से नोबल प्रोफेशन था और हमेशा आगे भी नोबल प्रोफेशन ही रहेगा। अच्छा। कुछ ब्लैक शिप्स हैं, वो हर जगह हैं, ऐसा नहीं कि खाली इस प्रोफेशन में। हर प्रोफेशन में। आप अगर डॉक्टर्स को देख लें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी देखें, या अन्य प्रोफेशंस को देख लें, जी, ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं ब्लैक शिप से भरा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। आप केवल अगर उन ब्लैक शिप्स को देखेंगे, अभी आपने उदाहरण दिया कि कई ऐसे एडवोकेट हैं जो 1 करोड़ भी चार्ज कर, हाँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्लैक शिप्स भी हैं जो क्राइम में भी संलिप्त हैं, अदर बिजनेस में भी संलिप्त हैं, और वो इन सब चीज़ों में आ गए हैं। वो इस
अच्छी एडवोकेसी की नोबल प्रोफेशन के ब्लैक शिप्स की तरह काम कर रहे हैं। और वर्तमान में जैसा आपको बताया मैंने कि लगातार फिल्ट्रेशन चल रहा है और भविष्य में और अच्छे तरीके से या अच्छे एक नए रूप में आप वकालत को देखेंगे। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे जो मतलब आम जनता होती है, जो गरीब नागरिक होते हैं, वो मतलब अगर उनका मतलब ऐसा मानना होता है कि एक बार अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाओगे। देखिए उसका भी एक बहुत बड़ा सलूशन आ चुका है। अच्छा। और आपने ये जो प्रश्न पूछा है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का नज़रिया हाँ। वकालत के प्रति या न्यायालय के प्रति जी। चेंज हो चुका था। अभी आपने सुना होगा 1 जुलाई में जी। कुछ एक्ट चेंज किए गए हैं। चेंज किए गए हैं। तो उन्होंने पुरानी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का स्थान लिया। जी। तो जो उसमें बीएनएसएस है, हम्म। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अच्छा। उसमें कुछ क्लॉज जोड़े गए जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से थे और उन्हीं के मुताबिक उनको उसमें ऐड ऑन किया गया। उसमें ये भी दिया गया कि ये जो त्वरित न्याय का हम लोग का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, इससे कैसे इम्प्लीमेंट उसका हो पाएगा, उसका प्रोविज़न भी किया गया। यानी त्वरित न्याय अब मिलेगा बिना विदाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे आप लोग सुने थे ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक एस्टेब्लिश किया गया हाँ, कि त्वरित निस्तारण हो, जी। तो ये अब एक्ट में ही प्रोवाइडेड कर दिया गया। उसमें जैसे एडजॉर्नमेंट्स हैं, जी। किसी भी पक्षकार के सिर्फ मात्र कह देने से एडजॉर्न नहीं होगी प्रोसीडिंग, उसके लिए पर्टिकुलर जो है आपको रीज़न देना होगा, वो भी ऐसा रीज़न हो जो रिजनेबल हो, तभी आपको न्याय मिलेगा। तभी स्थगन आपका होगा उस प्रोसीडिंग का। अन्यथा की स्थिति में प्रोसीडिंग फास्ट चलेगी और आपको निस्तारण भी जल्दी मुकदमों का होगा। अच्छा, ऑन एवरेज अगर हम लोग इंडिया में देखें तो किसी भी एक नॉर्मल केस में कितना समय लग जाता है रिजल्ट आने में? देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को अगर हम देखें, क्योंकि चूंकि मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ही डील करता हूँ, तो कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि देखिए टेक्निकलिटीज़ होती हैं मुकदमे में, हर केस की कार्यवाही की अलग टेक्निकलिटीज़ होती हैं। जैसे कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें कोई नई चीज़ आ गई या कोई नई एप्लीकेशन आ गई, तो पहले उसका डिस्पोजल होगा। तो ये कह देना कि उसको कोई टाइम बाउंड कर सकें, जैसे AR अंथुले के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी कि हम ट्रायल को टाइम बाउंड नहीं कर सकते। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोसीजर जब चलता है तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अब जो होने वाला है उसमें विचारण शॉर्ट टाइम में होंगे, जल्दी होंगे। इन द सेंस कुछ विचारण में केवल 2 माह का समय दिया गया कि 2 माह के अंदर ही निस्तारित करना है इसको। वो महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं। तो अब वो चीज़ें जो एक ये छवि बनी हुई है कि नहीं तारीख पे तारीख, इस पर डेफिनेटली इस पर रोक लगेगी और न्यायपालिका पर और हम लोगों पर भरोसा और समाज का बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मतलब जो तारीखें इतनी लंबी खिंची जाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स होती हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके मन में एक ऐसा भी विचार आता है कि ठीक है यार, कर दो केस, क्या हो जाएगा, 10-20 साल केस चलता रहे तब तक मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो इसमें कहीं सुधार हमको आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुधार लगातार उस पर काम चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है और आपको डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा भी। तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब कि अगर, क्योंकि एक बार मैंने न्यूज़ में सुना था कि एक लड़की का रेप केस था और जब तक उसका फैसला आया तो उसको मरे हुए 5 साल हो चुके थे। तो ऐसी चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं समाज में। अच्छा, जैसे वकीलों को तो चलिए ठीक है कि मतलब वकील तो हर तरह के मिलते हैं, लेकिन क्या जज हैं, जैसे जज एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है। मतलब जज को अगर हम लोग देखें तो शायद इंडिया में सबसे बड़ा सम्मान जज को दिया जाता है और कोर्ट रूम के अंदर सारे मतलब जज सबसे बड़ा है। तो क्या जजेस वगैरह कुछ मतलब जो उनके बारे में सुनने को मिलता है कभी कभी कि मतलब वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी क्या मतलब वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं आज की डेट में? हाँ बिल्कुल, देखिए क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को, आलोचना होनी चाहिए चीज़ों की, अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना ही प्रथम सीढ़ी है किसी चीज़ के रिफॉर्म की। अगर आलोचना नहीं होगी, चीज़ें ऐसी नहीं आएंगी तो रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। अच्छा, है ना। तो हो सकता है, मैंने जैसे बताया आपसे कि ब्लैक शिप्स तो हर जगह है ना, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उस पर भी उनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फिल्टर्स लगे हुए हैं और उस पर काम होता है और पदच्युत भी होते हैं, उनको पद से हटाया भी जाता है। पद से हटाया भी जाता है। क्योंकि अभी मेरा एक रिसेंट केस था कि मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया था। अब उसके एक्सीडेंट में कोई एफआईआर नहीं थी, ना मेरी तरफ से एफआईआर थी, ना किसी दूसरे की तरफ से एफआईआर थी। अब मेरी फाइल जब मैंने कोर्ट में रिलीज़ के लिए डाला कि अब मेरी गाड़ी छोड़ दी जाए, क्योंकि मैं ऑक्सीजन का व्यापारी हूँ और इमरजेंसी में मेरी गाड़ी लगती है, तो जो भी जज वहाँ पर होंगे उन्होंने 4-5 बार रिपोर्टिंग मांगी और पुलिस वाले 4-5 बार सेम रिपोर्टिंग दे रहे थे। तो अब इस बात को होते होते 3-4 महीने हो गए।
तो मुझे ऐसा मतलब मन ही मन लग रहा था कि शायद अगर इन चीज़ों को, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, अगर इसमें समय ना बर्बाद करके कुछ ऐसे केसेस में समय दिया जाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या माइंडसेट रहा होगा जज का ऐसे में? अब देखिए, इस पर तो मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस केस के, है ना, जी। क्या उनके सामने परिस्थितियां थीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई केस दर्ज नहीं है, केस प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे रिलीज होना चाहिए। इवन केस प्रॉपर्टी है भी तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पर विधि व्यवस्थाएं हैं बहुत सारी, कि किसी भी वकील ने या किसी भी जो है प्रॉपर्टी ने वो तो अपराध नहीं किया, उसको यथाशीघ्र रिलीज किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये एक गलत अनुभव है आपके साथ में, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं बड़ा सोच रहा था कि मतलब एक छोटी सी चीज़ है, अब उसमें बार बार अगर वकील और जज अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो वो समय कहीं और यूटिलाइज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है कि भाई आप इसका डिस्पोजल करिए, डिस्पोजल के बाद आपके पास रिवीजन का अधिकार था, आप सुपीरियर कोर्ट में उनकी जो है शिकायत कर सकते थे, या उनके खिलाफ रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, सारी चीज़ें कानून में प्रोवाइडेड हैं, पर मैंने जैसा कहा ना, इसको इम्प्लीमेंट वो कैसे कराना है, वो अगर आप अच्छा एडवोकेट करते हैं, अच्छे एडवोकेट के साथ चीज़ें को परसू करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे शिलिन जी हम लोग बात करते हैं कि मतलब मूवीज़ हम लोगों ने देखा कि तारीख पे तारीख चलती रहती है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग भी लेके आ रहा है कि हमको फास्ट ट्रैक करना है, तो क्या हमारे पास इतने इनफ जजेस हैं कि हम सारे केस टाइमली कंप्लीट कर सकें? देखिए, अभी एक मैंने आर्टिकल में ही पढ़ा था, करीबन 6000 जजों की कमी है। 6000 जजों का ऑल ओवर इंडिया? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। और जस्टिस ठाकुर ने अभी रिसेंटली इस बात पर दुख भी व्यक्त किया था, कि सरकार की निष्क्रियता पर इस पर दुख व्यक्त किया था, कि सरकार इस विषय में सोच नहीं रही। अच्छा। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास 100 मुकदमे लगे हुए हैं, तो मैं एक दिन में कितने मुकदमे देख सकूंगा? बिल्कुल। 10, 20, 30 बस मैक्सिमम। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैक्सिमाइज कर दिया जाए, जजेस की संख्या, कोर्ट्स की संख्या बढ़ा दी जाए, तो वो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और वो जल्दी निस्तारित होंगे। तो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हाँ, शुरू हुआ है अब लगातार। पहले वैकेंसियाँ 5-5, 6-6 साल में आ रही थी, अब वैकेंसियाँ मतलब लगातार आ रही हैं, हो रहा है, लेकिन एक बार में सारी चीज़ें भरी नहीं जा सकती। धीरे धीरे करके इस पर भी काम हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है, इसी वजह से समय लगता है कि जो पेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम रहेगा, हाँ, ठीक है, उसमें से काम तो उतना ही हो पाएगा ना जितना एक व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल इस जो ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है, इस पर कमी आएगी अगर संख्या बढ़ा दी जाती है। अगर हम सफिशिएंट जज हमारे पास इंडिया में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है केस जल्दी निपटेगा, और इससे शायद अपराधियों के हौसले भी पस्त होंगे। बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इसी वजह से ही चीज़ें जो है दिक्कतें आ रही हैं। जैसा अगर जजेस की संख्या बढ़ जाए और संसाधनों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होती है, गवाह बहुत दूर है। हाँ, मान लिया वो दिल्ली में है और आपका बांदा में प्रैक्टिस उसका बयान होना है, तो वो नहीं आ पा रहा है। अगर केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी जाए, तो अभी सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नहीं है। सुविधा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रॉपर संसाधन नहीं है उसके। अच्छा। सुविधा क्या है, इस पर तो कानून है। अब तो नए कानून में सब चीज़ें कर दी गई। नए कानून में ये भी किया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप अपीयर हो सकते हो, साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो सकता है, लेकिन क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये एक बड़ा प्रश्न। भाई हमारे पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सारी सुविधाएं होनी हर चाहिए। कोर्ट में। प्रॉपर प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या ऐसी छोटी जगहें हैं हाँ, जहाँ पर लोग जो है कंप्यूटर इंटरनेट से अभी भी वाकिफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके संचालन से वाकिफ नहीं है, तो अगर इन सब कमियों को दूर किया जाए तो डेफिनेटली बड़ी तेजी से काम होगा और बहुत तेजी से पेंडेंसी खत्म होगी। अच्छा, जैसा हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि मतलब कोर्ट रूम बड़ा मतलब ऐसा खराब सी किताबें लगी हुई हैं, गड्डियाँ लगी हुई हैं और लोग बैठे रहते हैं, दो कटघरे, तो क्या एक्चुअली कोर्ट ऐसा होता है? मैं तो आज तक कभी गया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा ज़रूर रहा होगा, लेकिन हर जगह नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बड़े अच्छे संसाधन हो चुके हैं कोर्ट रूम के लिए, ठीक है, और वो सब चीज़ें बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब एक होता है ना एटमॉस्फियर जैसा आपको मिलता है। भाई आप ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में बैठोगे तो अगर जज वहाँ बैठे हुए हैं तो वो क्या निर्णय देंगे, उनके माइंड में चीज़ें आएंगी। सरकार ने थोड़ा लेट ध्यान दिया है इस चीज़ पर, क्योंकि देखिए आपको अगर आपने ध्यान दिया मूवीज़ के माध्यम से, तो सरकार ने थोड़ा लेट ध्यान दिया। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, और वो सब में बदलाव आ रहा है। सब में बदलाव आ रहा है, अब हो जाएगा तो और बेटर हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक एक बात तो ये हो गई कि भाई जजेस की हमारे पास कमी है, कुछ जज ऐसा भी होता है कि टालते भी हैं।
अच्छा, इसमें वकीलों की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि मतलब ऐसा भी मैंने सुना है, कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे जो मेरे पास, उन्होंने बताया कि एक मेरा छोटा सा केस था, मैं वकील साहब के पास चला गया। अब वकील साहब ने अपनी फ़ीस के चक्कर में मेरा केस 5 साल घसीट दिया, और दूसरे वकील साहब के पास जब मैं गया तो उन्होंने 15 दिन 20 दिन में निपटा दिया। देखिए, भूमिका महत्वपूर्ण है वकील की। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वकील को कहा जाता है जब वो कोर्ट प्रोसीडिंग में हाँ पार्टिसिपेट करता है। जी। और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने का मतलब ये है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ बेहतर तरीके से मालूम होनी चाहिए। केस को बार बार स्थगित कराने से, जैसे उसने बताया कि आपको पहले 5 साल चलाया, फिर 15 दिन में भी वो काम हो गया, हाँ जो इम्पैक्ट जो दूसरे एडवोकेट का पड़ा 15 दिन में काम कराने वाले का, वो तारीफ मतलब काबिल तारीफ रहा उसकी नज़र में। और वो एक विशेषता की तरह आपसे वो उस चीज़ को उसने वर्णित किया। लेकिन एक 5 साल चलाने वाले लॉयर को, तो ये एक मिथ है कि नहीं, वो अगर हम 5 साल काम चलाएंगे तो हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा। रीज़न ये है कि अगर आप अच्छी तरह से वकालत करते हैं, रेमेडी ये एक शब्द है कि यानी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, या डॉक्टर को अगर हम ले लें तो पेशेंट के पास आ रहा है, तो ये नहीं कि मैं इसका इलाज 5 साल चलाऊँ। हाँ आपका प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इसको क्या रेमेडी यथाशीघ्र दे सकता हूँ। उसको रेमेडी मिलेगी तो वो डेफिनेटली आपको फीस भी अच्छी पे करेगा, और एक की जगह आपके पास 10 क्लाइंट आएंगे। 10 क्लाइंट है भाई, आप एक क्लाइंट को 5 साल घसीट लो या 5 साल में आप 100 क्लाइंट कर लो, पैसा तो आपको वहां से ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ना कि आपको केवल ये चीज़ गौर करनी है कि आपको रेमेडी, उसको यथाशीघ्र जो आप उसके लिए रेमेडी दे सकते हैं, आपको सबसे पहले उसको रेमेडी देनी है। आपके पास आगे उसका कष्ट बढ़ना नहीं चाहिए, आपके पास आगे उसका कष्ट कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसा जब नॉर्मल इंसान होता है तो नॉर्मल इंसान को अगर जैसे कभी कुछ तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले कहता है मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कभी कभी एफआईआर नहीं लिखती है, और कभी खुद ही परेशान करने लगती है। तो इसका क्या कानून है कि मतलब पुलिस एफआईआर लिखने से क्या मना कर सकती है, या बिना वकील के एफआईआर नहीं लिख सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो नया संशोधन आया है, नया कानून जो आया है आपका नया 1 जुलाई में जो लागू है, उसमें साफ कहा गया 0 एफआईआर का भी प्रोविज़न है, ऑनलाइन एफआईआर का भी प्रोविज़न है। ये सब चीज़ें पहले भी थी, लोगों को जानकारी का अभाव था। 0 एफआईआर पहले भी थी, और ऐसा नहीं है कि वकील के माध्यम से ही एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज करना एक प्राथमिक जो है उसकी ड्यूटी है अच्छा, पुलिस पुलिस अधिकारी की। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का, यानी जिसे बोलते हैं हम संज्ञेय अपराध की सूचना उसे मिलती है, तो उसे एफआईआर दर्ज करनी होगी, उसकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अच्छा, मतलब पुलिस वाले को भी आप दंड दिलवा सकते दिलवा अगर वो सकते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करता है बिल्कुल तो। बिल्कुल। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मतलब मुझे जितनी देर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे चीज़ों का प्रावधान हमारे संविधान में है, लेकिन केवल जानकारी न होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेसिक कानून हर किसी को पढ़ाया जाए जिससे उसको जानकारी मिले? बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, और उन दोनों चीज़ों को ही हमारी शिक्षा से दूर रखा गया है। सबसे पहले एक फाइनेंस की शिक्षा और एक लॉ की शिक्षा। ये प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आपकी दोनों चीज़ें मजबूत हैं तो वो देश भी लगातार ग्रो करेगा, इंसान अपने अधिकारों को जानेगा, अपनी ड्यूटीज़ को जानेगा, और देश लगातार विकास की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ें हमको आज पढ़नी पड़ रही हैं, स्पेशल डिग्री लेनी पड़ रही है, अगर हमारे बच्चों को उसकी नॉलेज 10 साल 12 साल से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सजग रहेंगे, उनको ये मालूम होगा कि ये चीज़ करना अपराध है। तो वो क्यों करेंगे? और ये भी देखा जा रहा है कि भाई जितना लोग फाइनेंस आज की डेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं पढ़ते, उससे ज़्यादा फाइनेंस लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आज की डेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, रीज़न ये है कि हर जो कंटेंट आ रहा है वो सही नहीं है। एग्जैक्टली। ये महत्वपूर्ण है ना कि देखिए, जो कंटेंट्स आ रहे हैं, अधकुचरा ज्ञान और खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दें, हाँ हाँ, तो इसकी ज़रूरत ही जरूरत ही नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। अब लोग कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? अब मुझे पता ही नहीं है कि एफडी क्या चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तब मुझे तो इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बता रहा है तो मैं तो उसी को सच मानूंगा, क्योंकि मैंने तो कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं उसको बोल पाता कि नहीं भाई ये गलत है। लेकिन कैसा म्यूचुअल फंड सही है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। कैसी एफडी सही है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी अगर हमें नॉलेज प्राथमिक स्तर से मिलेगी तो हमको इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सरकार क्यों इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है? शिक्षा में इतना बड़ा अभाव, इतनी बड़ी मतलब चूक मैं इसको कहूँगा कि सरकार के द्वारा इतनी बड़ी चूक हमारी शिक्षा में की गई है, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रही है। क्योंकि जो नॉलेज हमको 20 साल की एज में हो जानी चाहिए, वो नॉलेज हमको 30 साल की एज में धक्के खाने के बाद हो रही है। तो सरकार का इस पे मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे सरकार के लिए कि इस पे क्या चेंजेस वो करे? देखिए, सरकार से हम ये अपील ही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, और यथाशीघ्र इस पर जो है
कानून बने कि इन सब चीज़ों पर कानून जब बनेगा तो उसे इम्प्लीमेंट करना मजबूरी होगी सर राज्य सरकारों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कोई पीआईएल नहीं डाली जा सकती है? ये डाली जा सकती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि भाई आप चूंकि एक वकील हैं और एक वकीलों के माध्यम से सरकार के पास ये बात जरूर पहुंचाई जाए कि भाई हमारे देश की शिक्षा में इस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से अगर शायद, हाँ, अगर एक बात और भी है कि अगर हमारे देश में लोगों को लॉ की और नॉलेज हो जाएगी तो शायद अपराध का स्तर कुछ परसेंट घट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इतने बड़े देश में अगर 1% भी डिफरेंस लेके आ पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए। अभी जैसे हम लोगों ने फाइनेंस की बात की कि फाइनेंस हम लोग इन्फ्लुएंसर से सीख रहे हैं, वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लॉयर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कानून की जानकारी देते हैं और वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और उसके बाद लोग उनसे सीख भी रहे हैं कि धाराएं क्या होती हैं, कानून क्या होते हैं। और इसके बाद अगर वो उनको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो क्या ये करना कानून की नज़र में सही है? देखिए किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाना ये बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने, चूँकि हम लोग जो है वो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। अच्छा। यानी अपना विज्ञापन नहीं कर सकते, अपने नंबर्स नहीं दे सकते कि आप हमको काम दीजिए। इन सब चीज़ों के लिए अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने इस पर आदेश पारित किया और जो आपके ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनको आदेश दिया, भारतीय विधिक परिषद को आदेश दिया कि ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे जो कंटेंट्स हैं जो पड़े हुए हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पर, उनके मोबाइल नंबर्स पड़े हैं और या वो मांग कर रहे हैं उसके अनुसार अपने केसेस के लिए मांग कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। तो मतलब अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो एडवोकेट है वो ऑनलाइन अपनी फर्म का प्रमोशन नहीं कर सकता है? प्रमोशन नहीं कर सकते, प्रमोशन आप विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर किसी को विधिक सलाह दे रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं या आप उसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं किसी भी, हाँ, किसी भी जो है कानून की आप अवेयरनेस फैलाते हैं तो ये कहीं गलत नहीं है, लेकिन आप उसके थ्रू उसको आगे करके और अपने अपने आप को प्रमोशन कर रहे हैं आप या अपने विधि व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये गलत है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर जो एडवोकेट है वो अपना नंबर ऑनलाइन शो नहीं कर सकता है कि अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी केस में आप फंस रहे हैं तो आप मुझसे इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारे कानून के खिलाफ है, राइट? तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इस पे जल्द एक्शन लेने वाली है। हाँ, इस पे बार काउंसिल से एक्शन ले रही हैं और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, तो जैसा भी आपने बताया कि जो वकील होते हैं वो ऑनलाइन अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों को बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, फाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ और उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मुझसे बात भी कर सकता है, तो क्या ये वकीलों के साथ ज़्यादती नहीं है कि भाई आप उनको लॉ सिखा रहे हो, हर चीज़ बता रहे हो? क्योंकि अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है शायद आप उनको अच्छी राय दे पाओ। तो क्यों कोर्ट इस पे दखलंदाजी कर रहा है कि आप अपना ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर रहा है, हर चीज़ का नियम है। हम लोग बार काउंसिल से गवर्न होते हैं और एडवोकेट एक्ट से गवर्न होते हैं। ठीक है। तो इसको इसलिए प्रोहिबिट किया गया क्योंकि देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले ही बताया कि व्यापार नहीं है ये कोई, ये इसके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं और ये पेशा है। इसको, इसका व्यवसायीकरण अगर हो जाएगा, व्यापारीकरण हो जाएगा तो इसकी दूरगामी बड़े रिजल्ट खराब होंगे। अच्छा। इसीलिए बार काउंसिल ने ऐसे नियम बनाए हैं, इसीलिए कोर्ट्स उनको प्रोहिबिट कर रही हैं। रिसेंटली जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, वो इसी वजह से आया क्योंकि उस पर नियम है कि वकीलों को ऐसा करने से प्रोहिबिट किया जाए। अच्छा। ऑनलाइन पोर्टल में उनको वो मुकदमे की मांग नहीं कर सकते, वो अपने प्रमोशंस नहीं कर सकते, अपने विज्ञापन नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा वकील का आपके साथ होना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है, तो उसके लिए कंसल्टिंग है, आप कंसल्ट करिए। जैसा आपने बताया कि जो लोग जागरूकता फैला रहे हैं वो गलत कहीं नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से आपका आपकी केस बढ़ाने, आप काम की मांग करने, ये गलत है। आप को पढ़ा सकते हैं, आप चीज़ें बता सकते हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप जाकर के शिक्षण कार्य भी कर सकते हैं। अच्छा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप रेगुलर कोई काम नहीं करेंगे। आप जब प्रैक्टिशनर हैं तो जब आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है तो आप उसमें एक कंटेंट, एक जो है क्लॉज ये भी होता है कि मैं इस व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं करूँगा। अच्छा। अगर देखा जाए तो अगर हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमें रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, है ना जी। तो कहीं ना कहीं हम कहीं किसी न किसी और बिजनेस, यानी एक तरह से बिजनेस अर्निंग हम करना शुरू कर रहे हैं। हाँ। तो उन सब चीज़ों को वहाँ से जोड़ा जाता है। अच्छा। कि आप प्रोफेशन है, उसके कुछ नियम हैं, उस प्रोफेशन की आप कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें आपने हस्ताक्षर भी किए हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और इस व्यवसाय के अतिरिक्त कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा।
तो अगर ऐसा मतलब अगर जो क्लॉजेस बने हुए हैं उन क्लॉजेस से आप अगेंस्ट जाते हैं तो बार काउंसिल आपका लाइसेंस रद्द कर सकता रद्द कर सकता है बिल्कुल। पहले पहले आप नोटिस करेगा, आप उसका अगर प्रॉपर स्पष्टीकरण देते हैं जी तो ठीक है, नहीं है आपके पास प्रॉपर स्पष्टीकरण तो आपका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। तो क्या ऐसे केसेस पास्ट में हुए कि वकीलों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं? हाँ बिल्कुल हुए हैं, अच्छा, हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, और आगे बहुत जो आने वाला समय है, आगे बहुत सारे वकीलों के लाइसेंस रद्द होंगे। अच्छा, तो मतलब अगर आपको वकालत करनी है तो नियम और कायदे कानून में ही रह के करनी पड़ेगी, नहीं तो लाइसेंस आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए, ये तो खैर अच्छी चीज़ है कि भाई हमको अच्छे वकील ही मिलने चाहिए, क्योंकि वकील का मेरा ऐसा मानना है कि समाज में वकील का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं एक बार इमेजिन करूं कि समाज में कोई वकील नहीं है तो मुझे लगता है कि आम जनता तो परेशान हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि आज जागरूकता बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने और आपके जो है संचार मीडिया ने इन सब चीज़ों का तो बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है कि लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आती है कि अगर वकील को पता है कि सामने वाला क्लाइंट मेरा गलत है, उसके बाद भी बहुत सारे वकील हैं उनके केसेस लड़ते हैं, तो क्या ये कहीं एथिक्स के खिलाफ नहीं है? देखिए, एथिक्स के खिलाफ अगर हम इसको सोचेंगे तो पहली बात तो सामान्य तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पूछता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आया है, हमें उस पर काम करना है। यानी हम हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है हमारा, हमने उसकी परेशानी सुनी। ठीक है। अब अगर हम उससे जानेंगे कि क्या तुमने ये क्राइम किया है, हाँ तो कहीं ना कहीं हमारी ये अंतरात्मा उस बात को गवारा नहीं करेगी। और कभी कभी ऐसा होता भी है। हाँ मैं एक साझा करना चाहूँगा आपके साथ में अपनी एक बात। अभी एक मर्डर केस था, हाँ। उसमें माँ का मर्डर हुआ था। अच्छा। बच्चों ने कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे उसमें, और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस केस को लेने का मन ही नहीं किया मेरा, अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि इन बच्चों ने हाँ ये हरकत की है। हाँ। तो प्रोफेशनल एथिक्स से अगर हम जोड़ें तो प्रोफेशन हमारा ये बात नहीं कहता कि नहीं आप इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग एज ए क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, आपको उनकी मदद करनी है। अच्छा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं सोचूं उस चीज़ को, हाँ। तो ये चीज़ गलत है। मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया और मैंने उनका मुकदमा लिया भी नहीं। एट लास्ट मुझे जो जानकारी में आया कि बाद में उनको दंडादेश पारित हुआ, यहाँ से आजीवन कारावास की सजा हुई। तो क्या मतलब बार काउंसिल में इस चीज़ को लेके रोक नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल है और किसी वकील को पता चल जाता है कि नहीं इसने क्राइम किया ही हुआ है, तो वकील उसका केस नहीं ले? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब हर किसी को अपना वकील करने का अधिकार है। बिल्कुल। अगर कोई क्रिमिनल भी है। हाँ, इवन अब तो सरकार फ्री में प्रोवाइड करा रही है। अच्छा। गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम्स हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण भी अब डिफेंस लॉयर आपको निःशुल्क, चाहे आप क्रिमिनल हो या आप क्रिमिनल ना हो, अगर आप जेल में हैं तो आपको सरकारी खर्च पर वकील मुहैया होंगे। तो ये गलत नहीं है? गलत नहीं है एक्चुअली में। देखिए, इसको जोड़ा जा रहा है किससे? आपके फंडामेंटल राइट से। अच्छा। कोई अगर अपराधी भी है तो उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो ख़त्म नहीं होते। हाँ, कुछ संकीर्ण जरूर हो जाते हैं, पर ख़त्म नहीं होते। खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि उसे हमें संविधान ने दिया है। संविधान क्या है? फादर ऑफ लॉ है, यानी सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। तो जो उसमें हमको जो राइट्स दिए गए हैं उनका संरक्षण वो गवर्नमेंट का, जो मतलब गवर्नमेंट को उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, उनका संरक्षण करना उनका दायित्व है गवर्नमेंट का। तो उन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं हैं, और ये सब चीज़ें जो है लगातार इन पर रिफॉर्म हो रहे हैं, इन पर काम हो रहा है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर जो क्रिमिनल्स हैं अगर उनको वकील नहीं मिलेंगे तो शायद सरकार उनको जल्दी सजा दे पाएगी और कुछ केसेस और स्पीड से निपटेंगे। लेकिन फिर बात ये भी तो है कि देखिए, दुरुपयोग भी तो होता है। हाँ, दुरुपयोग होगा। आप अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर हम प्रथम दृष्टया देखेंगे कि क्रिमिनल है, हाँ ठीक है, हम उसका मुकदमा नहीं ले रहे हैं, हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो, उसे साबित कौन करेगा? हाँ, ये भी बात सही है। इसीलिए हमारे देश में आडी अल्टरम पार्टम एक जो है कहावत है, तो उसे इसलिए कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, तब निर्णय होगा ना। तो दूसरा पक्ष जब सामने आएगा कि किन परिस्थितियों में वो अपराधी की श्रेणी में रखा गया, हो सकता है उसने अपराधी नहीं किया हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती हुई हो, उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत हो गया हो। राइट। तो इसीलिए मौका दिया गया। अगर उसे वकील नहीं मिलेगा तो सरकार ने भी व्यवस्था की कि आपको सरकारी खर्च पर वकील मुहैया कराया जाएगा, अपनी बात रखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर निर्णय होगा, जजमेंट होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए जब कोई केस जज के सामने आया, अब जो हमारा कानून है वो सिर्फ सबूत मानता है, वो इमोशंस पे नहीं चलता है, केवल गवाहों पे चलता है। अब अगर किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल के खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबको पता है, मतलब सबको पता है कि हाँ इसने क्राइम किया है, अब वो सबूत उसके डर की वजह से नहीं है, किसी या टेम्पर्ड कर दिए गए हैं, तो क्या जज बिना गवाह के निर्णय नहीं दे सकता उसके खिलाफ? नहीं। अच्छा। क्योंकि देखिए, जो मैंने बताया आपको, संतुलन। हाँ। क्योंकि जब उस पर एविडेंस ही नहीं होगा
तो किस बात पर जजमेंट होगा। अब ये बात आती है कि फिर न्याय कहाँ हुआ। हाँ। उस न्याय की भी व्यवस्था अब जो हमारा जो नया एक्ट, ये नए कानून आए हैं उसमें की गई है। यानी जो प्रोटेक्शन स्कीम है, आपने बताया ना गवाहों को टेम्पर कर दिया, गवाहों के निपट कर दिया। ठीक है, उसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम चलाई गई। अच्छा। यानी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा हाँ। और यथाशीघ्र उसकी गवाही होगी। यानी वो चीज़ें भी खत्म जो अगर ये कहें कि भाई कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसने लोगों को टेम्पर कर लिया, डरा धमका करके उसके खिलाफ गवाही नहीं हुई, उस चीज़ की भी व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन जैसा ना लोगों को जानकारी नहीं है, हाँ, लोग अगर आप केवल एप्लीकेशन दें आपको बाकायदे पुलिस मुहैया होगी अच्छा, और आप बाकायदे सुरक्षा में ही आपका बयान होगा। अच्छा शीलन जी, हम लोग कई बार बात करते हैं कोर्ट्स के बारे में, वकील के बारे में, जजेस के बारे में, लेकिन इन सब के बीच में क्या मतलब एक कॉमन कनेक्शन होता है? मतलब एक जैसे जज और वकील का रिश्ता जो होता है, जैसे हम लोग कोर्ट रूम में देखते हैं तो वहाँ पे तो वो मतलब जज एक बहुत हायर अथॉरिटी में होता है, तो क्या जज और वकील का ऐसा कुछ कनेक्शन, क्या दोस्त भी होते हैं या फिर हमेशा ये जज जज ही रहते हैं कोर्ट के बाहर भी? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी शायद प्रारंभ में भी कहा था जी। कि हर जज पहले वकील हाँ। है ना, तो रिश्ता तो है। हाँ। बेंच और बार आपस में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जी। और देखिए, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कुछ चीज़ों से हम नाराज़ हैं, किसी बातों से वो नाराज़ हैं, तो एक तरह से एक परिवार की तरह ही है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना हम अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक नया वर्ड आज की डेट में, नया क्राइम आ रहा है, सेक्सटॉर्शन। मतलब उसमें मैंने मतलब ऐसा लोगों से सुना है कि वीडियो कॉल आएगा और आप जैसी वीडियो कॉल उठाएंगे तो सामने कोई ना कोई लड़की या लड़का न्यूड होगा और 2 सेकंड के लिए वो आपका वीडियो बना लेगा और फिर 5 मिनट बाद आपको वो ब्लैकमेल करने लगेगा। तो जिन लोगों ने इसको भुगता है या जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे एआई मार्केट में आया, हाँ। ठीक है, और आपके ये सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, तो चीज़ें, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। यानी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जागरूकता। अच्छा। देखिए, अगर अपराध आपके साथ हुआ भी है तो लोग बता नहीं रहे, अपराधी का साथ दे रहे हैं। मान लिया एक्सटॉर्शन आपके साथ हुआ है, ऐसा आपसे पैसे की डिमांड की गई, आप तत्काल उसे पुलिस थाने में शिकायत करिए। हर चीज़ का उपचार है। और ये भी चीज़ें हैं कि आप वो जो चीज़ आपको मान लिया मल्टीमीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से संचारित कर दिया गया है, तो उसको भी हटाने का पूरा पूरा प्रोविज़न है, पूरा तरीका है। लेकिन लोग इस बात से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले जान जाएं। लोग डर करके और उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और पैसे उन्हें पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहिए और तत्काल ऐसी चीज़ की शिकायत करिए, क्योंकि हमारी एक शिकायत किसी अन्य के साथ ऐसा अपराध होने से बचाव की तरह काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर कोई विक्टिम पुलिस के पास जाता है तो उल्टा पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसी से पैसा मांगने लगती है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगा व्यक्ति? ऐसे में पुलिस के खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। अच्छा। पुलिस, देखिए, पुलिस ड्यूटी बाउंड है आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए। और जैसा अब प्रोविज़न आ गया, आप नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन शिकायत करिए। अच्छा, ऑनलाइन का प्रावधान है इसमें? बिल्कुल, ऑनलाइन का प्रावधान। ऑनलाइन कैसे शिकायत कर सकते हैं? ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, आप एक पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ को। जी। ठीक है, नहीं आपकी सुनवाई हो रही है तो उसके लिए आपके लिए कोर्ट में प्रोसीजर है 175 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, तो आप उसके माध्यम से कोर्ट पे शिकायत कर सकते हैं अगर आप पुलिस अथॉरिटी आपका काम नहीं कर रही तो। अच्छा, मतलब अगर अगर पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरी शिकायत दर्ज नहीं करी, तो मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास भी जा सकता हूँ? बिल्कुल। मतलब ये बात मुझे नहीं लगता कि शायद आज तक मुझे पता होगी या मेरे दर्शकों को पता होगी कि हम मतलब कोर्ट के माध्यम से भी एफआईआर होती जी। पहले इसका जो प्रोविज़न था वो 156(3) के तहत था। अब वो जो नई हमारी संहिता आई है उसमें 175(3) पर है। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, आने वाले जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मतलब जेनजी आ गई है, मतलब बहुत हाईफाई जनरेशन आ गई है। हाईफाई जनरेशन एक बिल्कुल नए तरीके का पैसा कमाना चाहती है। उसे लगता है कि मैं एक दिन में ही पैसा कमा लूँ। जो सोशल मीडिया पे वो लाइव देखते हैं कि यार बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, वो एक्चुअली उन लोगों को नहीं पता कि वो किराए पे हैं। जितने इन्फ्लुएंसर ये दिखा रहे हैं वो सब किराए पे ला के दिखा रहे हैं। और इसी माध्यम से जो ये सट्टेबाजी वाले हैं, जो इतने ऐप हैं, चाहे Dream11 आप ले लो और या फिर MPL है, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, तो क्या ये हमारे कानून में लीगल हैं ये ऐप? देखिए, सही बात अगर मैं इस बात पर बोलूँ तो ये एक खुला सट्टेबाजी है, खुली सट्टेबाजी, अच्छा, जिसे लीगलाइज किया जा रहा है। लीगलाइज किया जा रहा है।
लगातार लीगलाइज किया जा रहा है। अच्छा। और आप देखते होंगे बड़े बड़े एक्टर्स हाँ। आकर के उसका प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब मैं जिन लोगों को आइडल मानता था, चाहे MS धोनी हो, विराट कोहली हो, सौरव गांगुली है, मतलब जो मेरे आइडल थे, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ वो जनता को, मतलब बच्चों को, जो 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चे, उनको सट्टेबाजी सिखा रहे हैं। आप क्या आइडल बनोगे? बिल्कुल, और इस पर तुरंत नया कानून आना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी व्यवस्था सामने आ रही है हाँ कि कुछ, मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का अनुभव है ये, जी। कुछ बैंकर्स भी इस चक्कर में पड़े। अच्छा। सरकारी संपत्ति को भी लोगों ने ड्रीम 11 ऐसी चीज़ों में लगा करके बर्बाद कर दिया, बाद में आत्महत्या कर लिया। अरे तो मतलब और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, और बाकायदे इस पर FIR पंजीकृत हुई। बाद में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये तथ्य सामने आया कि ये बैंकर्स ने ऐसा किया, करोड़ों रुपए। तो क्या मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं है? जैसे आपने अभी एक चीज़ बताई थी कि वकील अपना प्रमोशन नहीं कर सकते ऑनलाइन, और ये सट्टेबाजी वाले जितने भी ऐप हैं ये तो खुला प्रमोशन कर रहे हैं। ये जो सट्टेबाजी है, तो गैम्बलिंग तो अपराध है पहले से ही, लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी, हमेशा वो करते हैं उसे खेल की तरह दिखाया जा रहा है। हाँ, कि ये जोखिम के तहत है, जोखिम के तहत है। तो उसे लीगल जामा पहना करके उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वो प्रॉपरली इलीगल काम है। क्योंकि देखिए, हमारा नवयुवक लगातार उस पर पैसा लगा रहा है, बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। और जैसे हम कह रहे हैं कि आप एक अथॉरिटी बना दीजिए, जैसे आप शेयर मार्केट को देखिए, सेबी से गवर्न है, बिल्कुल, बाकायदे उसकी नज़र रहती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपने रिसेंटली सुना होगा FNO पर, FNO, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने गौर किया कि बहुत ज़्यादा जो है युवा हमारा उस पर पैसा अपना बहा रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी कोई अथॉरिटी ऐसी आए, ऐसी एक जो है संस्था बनाई जाए, ऐसी अथॉरिटी तैयार की जाए जो इन सब चीज़ों को गवर्न करे, जो इन पर भी लगाम लगाए, उसे खेल का नाम दे करके, और खुलेआम सट्टेबाजी। हाँ, मतलब बस आप उसमें पैसा लगाइए, अपनी टीम बनाइए। क्योंकि अपराध तो वो देखिए तब होगा ना जब उसे सट्टे का रंग दिया जाए। अभी उसे खेल का रूप दिया जा रहा है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जोखिम के तहत है, आप इसको लत भी लग सकती है। लत लगने के बाद वो घर बर्बाद कर रहा है, परिवार बर्बाद कर रहा है, और लास्ट में वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ जा रहा है। या तो वो सुसाइड करेगा या फिर किसी और तरीके से पैसा कमाएगा। मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले ही एक DM आया। तो एक बच्चा था, मतलब 18 साल का होगा, वो मुझे फॉलो करता, तो उसने DM किया कि भैया, और मैंने अभी इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा था, मैंने उस पर सट्टा लगाया और मैं 50,000 पे हार गया हूँ। अब अगर मैं घर जाऊँगा तो घर वाले, मतलब मैं वो पैसा कहाँ से लाऊं, घर वालों को कैसे दूं? और जिससे पैसा मैंने उधार लिया था उसने मुझे 10 रुपये सैकड़े के ब्याज पे दिया था, अब वो मुझसे उसकी वसूली कर रहा है। मतलब 18 साल का बच्चा, क्या उसकी मेंटल कंडीशन होगी, क्या उसने दुनिया देखी है, और आज की डेट में 50,000 पे हार गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जिम्मेदार तो मैं इसलिए गवर्नमेंट को कहूँगा कि गवर्नमेंट को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है, खुलेआम उसका प्रचार हो रहा है, और गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी चेत नहीं रही। हाँ, कुछ मतलब गवर्नमेंट वाले सोच ही नहीं रहे हैं। ये तो मतलब टीवी में ऐड चल रहा है, कितने इन्फ्लुएंसर हैं जो सट्टेबाजी का ऐप ऐड कर रहे हैं, और जो अपने फॉलोअर्स उनको सट्टेबाजी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो भाई, आप जेनजी को क्या सिखा रहे हो? फिर इसके बाद आप उनसे मतलब सोचते हो कि यार वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो और कोई क्राइम नहीं करे, कैसे नहीं करेगी? तो इस पे मुझे लगता है कि मतलब सरकार को बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए। जल्द एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी विकराल स्थिति युवाओं के सामने खड़ी हो जाएगी, और युवाओं की स्थिति खराब होगी तो देश की स्थिति खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देश किस तरफ जाएगा, कैसे सरकार इस पे, तो इस पे क्या, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कुछ मैटर अपने मन से उठा लेता है बिना किसी PIL के या बिना किसी केस के, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, कोर्ट को पूरा पावर है कि वो सो मोटो प्रसंज्ञान ले सकते हैं। अच्छा। प्रसंज्ञान लेके वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस पे मतलब क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट कभी अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस दिशा में काम नहीं करती है, तो डेफिनेटली जो है सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को प्रसंज्ञान इसमें लें, और मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए यथाशीघ्र। बिल्कुल, क्योंकि इससे पूरा देश हमारा बर्बाद हो रहा है। और देश छोड़िए, मतलब यंग तो छोड़िए, 50-50 साल के लोग हैं, वो सट्टेबाजी में वो सोचते हैं कि आज 35 रुपये लगा के मैं 1 करोड़ जीत जाऊंगा, और लास्ट में वो 35 रुपये भी नहीं बचते उनके जो है, और वो 35 करके पता नहीं कितने चले जाते हैं, ये भी लोगों को नहीं समझ में आता है। ये तो बड़ी विकट स्थिति होती जा रही है हमारे देश की। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं और मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसको मैं ये चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में मत आना। जितने भी लोग, मतलब मैं पर्सनली जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो फॉलो करता, जिनको मैं फॉलो करता था, अपना आइडल मानता था, और जब से उन्होंने ये चीज़ शुरू की है कि भाई आप मतलब ड्रीम 11 पे टीम बना लो, MPL पे टीम बना लो, पता नहीं कितने सारे ऐप आ गए हैं, और तब से वो मेरी नज़रों में गिर गए हैं। मतलब मैं क्या बताऊं कि मुझे इतना दुख होता है कि भाई आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप कुछ करोड़ के लिए
मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर एक कोई इंडियन टीम का कैप्टन रहा है क्रिकेट टीम का तो उसके लिए करोड़ कोई शब्द है। इतना पैसा सरकार आपको देती है, लेकिन कुछ पैसे के लिए आप फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो ये तो बड़ा गलत है। चलिए थोड़ा सा, ये तो बड़ी हम लोगों ने कोर्ट की, लॉ की बातें कर ली, थोड़ा सा आपकी पर्सनल पे आते हैं। जी। मैंने सुना कि आपने लव मैरिज की थी। जी जी। अच्छा, तो मतलब ये कैसे शुरू हुआ? हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। अच्छा, साथ कहाँ में पर? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। अच्छा। दोनों ने साथ में ही लॉ किया, साथ में LLM भी किया। अच्छा मैंने क्रिमिनल लॉ से किया और मेरी वाइफ ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से किया। जी, तो मतलब कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा और अभी भी जो सफ़र चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आज की डेट में मतलब ऐसे लॉयर्स भी कम देखने को मिलते हैं कि मतलब साथ में आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर साथ में आप मैरिज भी कर रहे हैं। और चूंकि आप लॉयर हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होगी कि एक जो फैमिली लॉ है, कि मतलब जैसे आपने तो लव मैरिज किया, बड़ा हैप्पली रह रहे हैं, कितने केसेस ऐसे आपने देखे हैं मतलब मैक्सिमम केसेस जो आपके पास देखे हैं आपने जो डाइवोर्स के लिए आते हैं, वो लव मैरिज के आते हैं कि अरेंज मैरिज के ज़्यादा आते हैं? देखिए, इसमें मैरिज का कोई इसलिए मैं कंसेप्ट नहीं बोलूँगा कि लव मैरिज की अरेंज मैरिज का। केवल आज जो मैं देख रहा हूँ वास्तविकता केवल ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ईगो प्रॉब्लम, अच्छा। केवल ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए जो कपल्स हैं वो दूर हो रहे हैं। दूसरा फैमिली इंटरफेरेंस, अच्छा। यानी दोनों ही पक्षकारों के फैमिली का इंटरफेयर, दोनों की अगर शादीशुदा ज़िंदगी में दखल हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कारण है। अच्छा। साथ ही साथ एक कारण और सामने आ रहा है कि मैं जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये चीज़ें, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई अन्य कारण नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई नहीं आए तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ समाज को, जिस तरह से मैं वर्तमान स्थिति को, आने वाले मुकदमों को देख रहा हूँ, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है हमारे समाज के लिए। क्योंकि देखिए 1955, आई थिंक, हाँ 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना। उससे पहले हमारे यहाँ तलाक का कंसेप्ट नहीं था हिंदू मैथोलॉजी। अच्छा, मतलब 1955 के पहले आप इंडिया में तलाक नहीं ले सकते? तलाक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा। पर जब कंसेप्ट आया, जब उसका विनियमीकरण किया गया या उस पर कोई कानून बना तो लोगों के अंदर जागरूकता आई, उसमें यूजेस भी हुए और मिस यूजेस भी हुए। हाँ, बहुत हुए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने दायित्व भूल जाते हैं, अपने अधिकारों की ही बात करते हैं, तो फिर वहाँ कन्फ्लिक्शन पैदा होता है। अच्छा, तो कानून में कुछ ऐसा भी है कि जैसे मतलब मेल और फीमेल दो लोग हैं, तो अगर डाइवोर्स होता है तो जो मेल कैंडिडेट है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको अपनी वाइफ का, या जो आपकी पहले वाइफ रह चुकी है उनका आपको पूरा भरण पोषण भी करना है, आपको उनको खर्चा भी देना है। हाँ हाँ। तो अगर वो सिर्फ ऐसे केसेस में है कि वो वर्किंग नहीं है, या फिर अगर वर्किंग है तो भी देना है? देखिए, उसमें ऐसा है, इसमें कई जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि अगर वो वर्किंग है तो भी ये हस्बैंड की लाइबिलिटी है कि उसको कंपनसेट करे, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। देखिए, हम केवल एक पक्ष देखते हैं। चूँकि अगर आप बिना किसी उचित कारण के हस्बैंड से अलग रह रही हैं, बिना किसी उचित कारण के, तो आप किसी भी प्रकार के भरण पोषण की अधिकारनी नहीं है। उसमें कई क्लॉज भी दिए गए हैं कि अगर इन चीज़ों को वो पूरा करती है तभी उसको हस्बैंड से अधिकार है कि वो भरण पोषण ले। तो ऐसे केसेस में तो महिलाएं इसका फ़ायदा भी उठाती हैं? हाँ, उठाती हैं, डेफिनेटली उठाती कि भाई अगर कोई बहुत अमीर आदमी है, आपने उसके साथ अफेयर की, आपने शादी की और फिर आप उससे डाइवोर्स लेकर उसकी आधी प्रॉपर्टी ले जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने ये बताया ना कि मिसयूज ऑफ लॉ हमारे देश में ज़्यादा है। अगर आप, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, कि जब हमारे देश में 2013 में दिल्ली वाला कांड हुआ। हाँ। दिल्ली कांड के नाम से मुझे लगता है कि हर कोई जानता होगा उस मैटर को। उसके बाद तुरंत अमेंडमेंट्स आए, संशोधन हुए कानून में, लेकिन उसके बाद मुकदमों में कमी नहीं आई, मुकदमे और बढ़ गए। मुकदमे बढ़ गए, है ना। तो ऑन पेपर मुकदमे बढ़े। वास्तविकता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुकदमे हुए नहीं या क्राइम नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हुआ। अच्छा। और उसका डेटा, अगर मैं सिर्फ अपने पास चलने वाले मुकदमों से देखूं तो उसका डेटा मेरे पास सेफ है। उस डेटे के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ खुले मन से भी कि उसका दुरुपयोग हुआ। पहले लड़की ने बोला कि इसने मेरे साथ गलत किया, फिर ओपन कोर्ट में वही लड़की कह रही है कि मैं इसे जानती तक नहीं। अच्छा। यानी उस व्यक्ति ने या उस लड़के ने जो जेल में संघर्ष किया, जेल गया वो, इसके बाद 6 महीने बाद कोर्ट में वो बदल गई। उसकी जो 6 महीने चले गए जिंदगी के, जो बहुमूल्य प्रीशियस टाइम चला गया, उसकी देनदारी किसकी बनती? और उसकी रेपुटेशन चली गई, सब चला गया, उसका, एक पुरुष का सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया। तो एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई अगर आप झूठा मुकदमा करते हो या झूठे केसेस करते हो तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ये सज़ा का प्रावधान ऐसा बढ़ाना चाहिए कि लोग झूठा केस करने से डरें, कि लॉ का मिसयूज करने से डरें। लेकिन उसके लिए नॉर्मल चीज़ें, 6 महीने की सज़ा कर दिया, 3 महीने की सज़ा कर दिया, 500-600 रुपये जुर्माना, बस। ये तो अगर ये स्ट्रिक्ट हो जाए
तो डेफिनेटली आपको तो रजिस्ट्रेशन में भी कमी आएगी, मुकदमों के रजिस्ट्रेशन में भी कमी आएगी, और क्राइम का जो रेशियो लगातार एनसीआरबी के जो डेटा आ रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। हाँ मतलब ऐसा भी, अच्छा एक ऐसा भी मैंने सुना था कि सपोज़ करिए कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप अगर दोनों लोग अपने मन से, एक कहते हैं ना, एक अगर दोनों लोग की सहमति और आप सेक्स करते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर लड़की कोर्ट में ये बोल दे कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया है, तो वो रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। जी। तो इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कुछ ऐसा इसका तरीका नहीं कि ये चीज़ पता लगाई जा सके? देखिए ऐसा है कि इसमें जो हमारा लॉ है उसमें लड़की के बयान को बड़ा महत्व दिया गया है। जी। ठीक है, कि कोई भी महिला अपनी डिग्निटी को भंग नहीं करेगी। बिल्कुल। लेकिन मैं जैसे आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि ऐसे भी उदाहरण हैं, ऐसे भी केसेस हैं कि एक घर की ही 2-3 महिलाओं ने मुकदमे किए, हाँ। इसके बाद जो कंपनसेशन मिलता है हाँ। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो लिया, बाद में वो मुकदमे जजमेंट्स में छूट गए। अच्छा। ठीक है, जो आपने बोला कि गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया, अभी रिसेंटली जो नए लॉ आए हैं उसमें ये भी है कि अगर आप किसी पुरुष ने ये उसको लड़की को आश्वासन दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है, और फिर उसके साथ संबंध करता है, बनाता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में। वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो देखिए ऐसा तो है कि हमारे देश में औरतों के साथ तो कुछ लोग गलत काम करते ही करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो फेक होते हैं। और देखिए फेक की भी रेशियो है, और ऐसे लोग हैं भी समाज में, अपराध होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसयूज़ अब बढ़ गया है, पहले के मुताबिक मिसयूज़ ज़्यादा बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो खैर बड़ी ऐसी हम लोग की बातें रहीं कि बड़ा ज्ञान भी मिला और मेरी ऑडियंस को भी बड़ी चीज़ें जानने को मिली। अच्छा, आपकी नज़र में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आइडल लॉयर, या जिसको आप ने हमेशा आइडल माना हो कि नहीं ये वकील है जिसको मैं फॉलो करूंगा, तो ऐसा कौन सा वकील आपके लिए है? देखिए अगर लोअर जुडिशरी में समझूं तो मेरे फादर ही मेरे आइडियल। अच्छा, आपके फादर आपके आइडल। ठीक है, इसके बाद मैं राम जेठमलानी जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको अपना आइडियल। मतलब उनकी ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको बड़ी पसंद आई? देखिए एक वकील के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो होता है उसका जो है कॉन्फिडेंस, अच्छा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वो उनमें काबिल तारीफ़ थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बहुत अच्छा था। मैं उनके कई जो है जो आपके उनके भी इंटरव्यूज़ मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और हमेशा मैं उनको फॉलो करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए लॉयर अगर मैं आपसे सिर्फ एक वर्ड में इसका पूछूं कि क्लाइंट या पैसा, तो क्या आपके लिए जवाब? देखिए क्लाइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लाइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपका काम है, जी। और आप उसके काम से ही आपका नाम है, उसी से पैसा है। तो पैसा देखिए ज़रूरी है, पर इतना ज़रूरी नहीं है। क्लाइंट पहले है, पैसा बाद में है। क्योंकि आप अगर काम सेटिस्फैक्टरी करेंगे, आपका क्लाइंट आपसे संतुष्ट होगा, तो पैसा आज नहीं कल आपके पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए लॉयर आपको अपनी जॉब में सबसे अच्छा क्या लगता है कि मतलब ये, मतलब इस एक रीज़न होगा कि यार ये काम मैं करता हूँ इसलिए मुझे वकालत बड़ी पसंद है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अच्छा। मैं एकदम फ्रीली काम करता हूँ, किसी के दबाव में काम नहीं करता। किसी का दबाव इन द सेंस किसी भी तरह का दबाव नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है, या किसी भी स्तर का दबाव हो, ब्यूरोक्रेसी का दबाव हो, आप इंडिपेंडेंट काम करते हो क्योंकि आप लॉ नोइंग पर्सन हो। अगर आपको अपने अधिकार पता है, अपने दायित्व पता है, और उनका इम्प्लीमेंट कराने का तरीका पता है, तो आपको किसी का दबाव मानने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो आप सही काम करते हो, सही दिशा में काम करते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यार मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया, मुझे मतलब लॉयरशिप मुझे पसंद नहीं आ रही, तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो लॉयर्स को, जैसे बहुत सारे लॉयर्स को मैंने देखा है कि वो 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करते हैं फिर लॉ छोड़ देते हैं? देखिए यही कमी है, जब उनके सफलता का दिन शुरू होने वाला होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। कहने का मतलब कि आप किसी भी चीज़ को, केवल वकालत नहीं, आप समय दोगे वो आपको भर भर के चीज़ें देगी। यानी अगर आपने आपने वकालत को समय दिया, 5 साल दिया, तो जब आपको उसको भुनाने का समय आया तो आप छोड़कर चले गए। बिल्कुल। तो मतलब बात यह है कि अगर आपकी जब कठिन दिन चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नया ढांचा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं बड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, इसका सोचिएगा। अगर एक दिन के लिए मैं आपको इंडिया का लॉ मिनिस्टर बना देता हूँ, आप सपोज करिए कि आज आप लॉ मिनिस्टर बन गए और जुडिशरी में आप जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, तो ऐसी क्या 2 चीज़ें होंगी जो आप सबसे पहले जुडिशरी में चेंज करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो जो कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और जजेस की, सबसे पहला काम मैं वो करूँगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। हाँ, जब जज नहीं होगा तो हमको जजमेंट कौन देगा? एग्जैक्टली।
और दूसरी चीज़ क्या आप चेंज करना दूसरी चाहेंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, और उसको जजेस, मजबूत करूंगा। उसका मजबूत हाँ, उसको करेंगे। मजबूत कराऊंगा कि सबसे पहले कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमारे जजेस, हमारी संख्या सही होगी, तो चीज़ें आराम से फ्लुएंटली काम करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे मिस्टर शीलेंद्र परिहार, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं, और उन्होंने आज हमको जो बातें बताई लॉ के बारे में, जस्टिस के बारे में, जजेस के बारे में, वो बहुत ही अलग बातें थी। मतलब ऐसी चीज़ें तो हम लोगों ने कभी सुनी ही नहीं थी। और आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं पर्सनली सारे सवाल पढ़ के और शीलेंद्र भैया से उनके जवाब लेके आपको ज़रूर दूंगा। क्योंकि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पहले मैं सोच रहा था कि इनका नंबर शेयर करूंगा या इनका प्रमोशन करूंगा, लेकिन ये हमारे लॉ के खिलाफ है, और हम अपने चैनल में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो लॉ के खिलाफ होगा। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो आप सिंपली उनको कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं शीलेंद्र भैया से बात करके पर्सनली उन सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा नए एपिसोड में एक नए क्लाइंट के साथ। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि नहीं यार भाई मैं इस टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पर्टिकुलर पर्सन को भी डिसाइड करूँगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नए एपिसोड में नई पंचायत के साथ, जहाँ पर हम लोग बातें करेंगे, कहानी सुनेंगे, कुछ अनसुनी सी जो जुबान तक आके रह गई। जय हिंद, जय फाइनेंस।